हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे होगे और अपनी प्रिपरेशन को ज़ोरों शोरों से कर रहे होगे और करते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहो, क्योंकि उन्हीं के लिए आपको सब कुछ करना है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर जो कि है वाटर रिसोर्सेस। पानी भाई हमको कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। आइए, मेरी ऑडियो है, फटाफट मेरी ऑडियो सुनो। मैं इस चीज़ में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और फटाफट अपना ऑडियो में, जैसे आपको इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट मिल रही थी वैसे ही इसमें मिलेगी, हर चीज़ आराम से समझ लोगी। ठीक है, मेरी ऑडियो सुनते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। और अब हम आज देखेंगे ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर जो कि है वाटर रिसोर्सेस। इसके ऊपर अपना जो पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इस चैप्टर को समझने के बाद मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी। फटाफट चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं और आप अपने साथ एक पेन कॉपी लिए रहना ताकि आपको जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगे लिख लेना फटाक से उसे। तो इंट्रोडक्शन यहाँ से है कि वाटर का पूरा अर्थ अपना 71% जो है आपका पूरा वाटर से कवर्ड है। ठीक है, बाकी उसमें जो रिमेनिंग 29% है वो लैंड है। लेकिन जो उसमें से 71% में से सिर्फ 3% ही पानी है, यूजेबल है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और यूज़फुल पर्पज़ के लिए ही अवेलेबल है, सिर्फ 3%। इंडिया के अंदर वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे तो क्या है, 2.5% है। और यहाँ पे मतलब समझ सकते हो कि 4% ही वाटर अवेलेबल है, मिला जुला के सब इधर से करके। तो सरफेस वाटर भी है यहाँ पे, आप समझ सकते हो देयर आर अबाउट 10,360 रिवर यहाँ पे हैं, टैंक वगैरह सब मिला के। और ये जितने भी कंट्रीज़ में है आपके फ्रेश वाटर, कहीं पे आप ब्रैकिश वाटर मिल जाएगा, कहीं पे पॉन्ड मिल जाएंगे, कहीं पे टैंक मिल जाएगा, कहीं पे लेक मिल जाएगी, इस तरह के सब आपको मिलेगा। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जितने भी हैं आपके सारे नॉर्दर्न प्लेन में पूरा फैला हुआ है और ग्राउंड वाटर से ही हम पूरा अपना खेती किसानी, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो वहाँ पे हमारा इरिगेशन पर्पज़ के लिए बहुत नीडेड है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये पूरा आपका एरिड एरिया है, सूखा इलाका है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो यहाँ पे ये सब अपनी नीड किससे पूरी करते हैं, ग्राउंड वाटर से। ठीक है, और आप ये समझ सकते हो जो सरफेस वाटर होता है नदी वगैरह से जो मिल जाता है हमें, वो उसका 89% जाता है सिर्फ एग्रीकल्चर में और वही ग्राउंड वाटर का 92% जाता है पूरा इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में। तो इरिगेशन के लिए मतलब ये पूरा चैप्टर इरिगेशन के लिए भरा पड़ा है और इरिगेशन से ही पूरा आगे बेस्ड है। फटाफट हम लोग इरिगेशन देखते हैं। ठीक है, इरिगेशन मतलब सिंचाई। सिंचाई किस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे खेती किसानी के लिए। और अगर हमारा आपकी खेती किसानी नहीं होगी तो फिर हमारे मतलब बहुत मेजर वो रुकावट आ जाएगी, वो कंट्री की इकोनॉमी पे, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, जो अब इम्पोर्टेंस इरिगेशन के लिए है, पंजाब, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या है, ग्रीनरी ऑफ इंडिया, यहाँ पे वीट और राइस बहुत अच्छे से उगता है, बहुत ही ज़्यादा। वो क्यों, सिर्फ इरिगेशन से मदद के। अगर इरिगेशन ना हो तो बारिश इतनी सफिशिएंट होती नहीं कि हम ये सब अपने क्रॉप्स उगा सकें। ठीक है, नीड फॉर इरिगेशन यही है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है यहाँ पे इंडिया में, ढंग से रेनफॉल नहीं होती, वेरिएबल होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। और क्रॉप हमको अगर उगानी है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, उस सब के लिए भी हमको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमारा बाहर से काम नहीं चल पाता है। ठीक है, मीन्स ऑफ इरिगेशन ये है, यहाँ पे समझ सकते हो आप कि वेल्स हैं, कुएँ वगैरह, ट्यूबवेल्स हैं, कैनाल्स हैं, टैंक्स हैं, इन सब से हम इरिगेशन सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका है वेल। वेल मतलब कुआँ। कुआँ ये 1960 से चला आ रहा है और अभी भी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 40% से ज़्यादा लोग कुएँ का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो अब इसके दो तीन तरीके के वेल होते हैं आपके। एक होते हैं कच्चे वेल, जो कि मतलब अपने खेत में ही कुछ उगा लेते हैं किसान लोग और वहीं से पानी निकाल लेते हैं। और लाइन वेल होते हैं जो मतलब पक्के बड़े वो कुएँ होते हैं, मैंने देखा तो नहीं, वैसे होते होंगे, पक्के बड़े कुएँ रहते हैं, वहाँ से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड करके अपने खेतों में पानी डाला जाता है। एडवांटेजेस है वेल के, ये सिंपल है, चीप है और कहीं पे भी आराम से आप खोद सकते हो और यहाँ से आप अपनी जितनी भी ज़रूरत हो उतना पानी निकाल सकते हो। अब ड्रॉबैक्स क्या हैं, कि बहुत लंबा तो आप इसको नहीं खोद सकते हो, बहुत कुछ
मतलब लिमिटेड तक ही आप इसको डिग कर सकते हो, खोद सकते हो, और कभी ऐसा टाइम आ सकता है कि ये सूख भी जाए। और इनसे एक और ये ड्रॉबैक है कि बहुत छोटे ही एरिया को क्या करते हैं ये लोग, सींच पाते हैं, इरिगेट कर पाते हैं। अब दूसरा वाला है आपका जो ये वाला था, आपका समझ सकते हो जो थर्ड वाला था, ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल क्या है, ट्यूबवेल थोड़ा सा कुएं का वो मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें बहुत अंदर तक खोदा जाता है और ग्राउंड वाटर हम लोग निकालते हैं वहाँ से। और ट्यूबवेल से निकाल के सब किसी मोटर या पंप के थ्रू उसको निकाला जाता है और बड़े बड़े खेतों को भी आराम से सींचा जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसमें उतना बड़ा होल भी नहीं करना पड़ता जितना बड़ा कुएं के लिए होता है, आप अपना वैसे ही आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस ये हैं कि सबसे पहले तो लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं लोग, रिलायबल सोर्स है, मतलब अगर कभी स्केर्सिटी पानी की कमी हो जाए तब भी ये फुलफ़िल कर देते हैं, और पूरे साल तक इनमें से पानी आता रहता है। और मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन या समझ सकते हो खेती किसानी के लिए, बहुत ज़्यादा पैदावार के लिए भी बहुत हेल्प करते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक्सपेंसिव है थोड़ा, अंडरग्राउंड एक्सट्रैक्शन कराने के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करने की वजह से वाटर टेबल आजकल लो होता चला जा रहा है, ठीक है। अब है आपका कैनाल्स। आपने अगर गांव वगैरह में शायद कभी गए होगे तो आपने देखा होगा रोड के साइड साइड एक जैसे नाली टाइप बनी रहती है, बढ़िया सा एक वो साइड साइड एक समझ सकते हो आप, स्ट्रीम टाइप फ्लो हो रही होती है, उसको कैनाल ही बोलते हैं। तो कैनाल क्या होता है, वो पास की नदी से कोई ऐसा एक वो लगा लिया जाता है, कैनाल उससे बना लिया जाता है, और उसको बनाने के बाद नहर भी उसको बोला जाता है हिंदी में। और उससे क्या होता है, जब बारिश वारिश होती है तो उसमें पानी आ जाता है, और उसी पानी को कैनाल से सब अपने खेत में सिंचाई कर लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस है कैनाल, वो आपके कैनाल इरिगेशन के एडवांटेजेस सुन लो। चीपेस्ट सोर्स है, एक बार बन गया तो चलता चला जाएगा, और कैनाल वाटर से कहीं पे भी आप वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और इसका एग्जांपल ये है कि राजस्थान जैसे बंजर इलाके में जब इंदिरा गांधी कैनाल बनाया गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया उससे, और बहुत सारी क्रॉप्स अच्छे से उगाई गई। डिसएडवांटेजेस ये है कि मतलब बहुत सारा उसमें लैंड बहुत सारी यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा उसमें खुदाई वगैरह करनी पड़ती है, तो उससे लोगों को बड़ा नुकसान होता है उसमें, और बहुत सारी लैंड चली जाती है उसमें, कुछ लैंड बिना काम के ही हाथ से निकल जाती है, ठीक है। यहाँ तक था आपका ये कैनाल इरिगेशन। अब आते हैं लास्ट में आपका टैंक इरिगेशन, ठीक है। टैंक इरिगेशन वो समझ सकते हो आप कि एक स्टोरेज टैंक बनाया जाता है ज़मीन के अंदर, उसमें खूब सारा पानी, रेन वाटर किसी भी मीन से अपना जमा कर लो, और जमा करने के बाद अपना खेत सींचते जाओ उससे, ठीक है। कई सारे होते हैं, मतलब वैरी करता है इनका साइज़, कहीं पे बड़ा होता है, कहीं लोग टैंक इरिगेशन बड़ा बहुत बड़ा सा टैंक बनवाते हैं, कहीं पे छोटा सा बनवाते हैं। तो ये सब खेत के लिए यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है टैंक इरिगेशन, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ये सब आराम से हो जाते हैं, ठीक है। और डेक्कन प्लेट्यू में ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे रॉक्स वगैरह रहते हैं, देखो पथरीला इलाका, तो वहाँ पे खोदने में, स्टोर करने में बहुत मुश्किल होती है, उतना इंसान खोद वो नहीं पाता है, ठीक है। टैंक को ईजियर होते हैं, चीपर होते हैं वो करने में, ठीक है। यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू में इसको करने में आसानी होती है क्योंकि वहाँ की जो वो रहते हैं, मतलब अगर वहाँ पे आप कुएं वगैरह खोदोगे या कैनाल बनाओगे तो पथरीला इलाका है, वहाँ पे जल्दी हो नहीं पाता है, ठीक है। अब एडवांटेजेस देख लो इसके क्या क्या हैं। इजी एंड इकोनॉमिकल टू कंस्ट्रक्ट, मतलब आराम से बन जाते हैं, और मानसून वाटर इसमें आराम से स्टोर हो जाता है, और ये यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे जो पानी सीप कर जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज में भी बहुत हेल्प करता है ये। ड्रॉबैक क्या क्या है इसके, बहुत सारी, ये क्या टैंक अगर मतलब आप अपने खेत में वगैरह में उगा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी कल्टीवेबल, जहाँ पे कुछ चीज़ उगाई जा सकती थी, उन सब चीज़ों को भी ये यूटिलाइज़ कर लेता है, ठीक है। और कभी कभार गर्मी में क्या होता है, अगर पानी उसमें पड़ा रहा तो गर्मी के टाइम वो पानी सूख भी सकता है। अब है आपका दूसरा मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट होता है मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो नदी के ऊपर बनाया जाए, नदी के ऊपर बनाने के बाद बड़ी सी नदी के ऊपर, और उससे बहुत सारे काम करने, हम पानी भी कर लें, इरिगेशन भी कर लें, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लें, फ्लड को भी कंट्रोल कर लें, बहुत सारे काम हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के बोला जाता है मल्टीपर्पज़
प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्ट तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, फ्लड कंट्रोल और वो सब, इरिगेशन, और इसमें टूरिस्ट सेंटर्स भी बन जाते हैं कई सारे की, ये सब है। और आपका वो मछली वगैरह पकड़ना, इरिगेशन वगैरह, ये सब में भी बहुत हेल्प होती है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसका सा वो भी है, ड्रॉबैक्स भी हैं कि हाई कॉस्ट इसकी, मतलब बनाने में बहुत कॉस्ट आ जाती है इसको करने में। और इन्वायरमेंट में, या मान सकते हो आप किसी अगर गांव वगैरह के साइड में, मतलब नदी के आसपास तो गांव ही रहते हैं, तो गांव के ऊपर अगर बन गया डैम, तो वहाँ पे वो पूरा गांव उजड़ जाता है। ये दो मेन सबसे बड़े प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसीलिए डैम बनाने से पहले बहुत देख सुन के ही हर चीज़ आगे बढ़ाई जाती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं आपके, देखो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है 2800 मिलियन वाट की, जिससे राजस्थान, हरियाणा, इन सब में भी आराम से इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाती है। दूसरा है आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये बना हुआ है दामोदर नदी के ऊपर, और यहाँ से बनती है 28,054 मिलियन वाट की इलेक्ट्रिसिटी, और इससे भी सारे फ्लड कंट्रोल हो जाता है, और एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है, और पानी का हमेशा फ्रेश सप्लाई मिलता है वहाँ के लोगों को। हीराकुंड महानदी, हीराकुंड डैम बहुत फेमस है, महानदी के ऊपर बना हुआ है, उड़ीसा के ऊपर, और इससे पैदा होती है एनर्जी आपकी 275 मिलियन वाट की। इस तरह की बहुत है। रिहन डैम है, रिहन डैम आपका बना हुआ है उत्तर प्रदेश, सोनाभारा पिपरी नदी के ऊपर, सोन नदी के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ से भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ जाती है, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, सब में पहुँचती है इलेक्ट्रिसिटी। सरदार सरोवर जो था आपका प्रोजेक्ट, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जब अपील की कि हमारा पूरा गांव उजड़ जाएगा और हम जाएंगे कहाँ, तो फिर उसको लेकर बहुत सारी चर्चा की गई 1980s में, तो ये उसके ऊपर बना। इसका एक पूरा आप सेक्शन होगा आपकी बुक में, उसको ज़रूर अच्छे से देख लेना। नागार्जुना सागर डैम जो है आपका, ये बना है कृष्णा नदी के ऊपर, आंध्र प्रदेश में जो कि है। और यहाँ पे कम से कम अगर मतलब वाटर स्टोर करना होता है तो बहुत पानी 1.1 नहीं 1156 मिली क्यूबिक सेंटीमीटर, सही फिगर नहीं बता पाया मैं, अब बताता हूँ। 1156 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी ये स्टोर कर लेता है ये डैम, इतना बड़ा प्लांट है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे डैम हैं, लेकिन मैंने मेन आपको बता दिए। अब ये लास्ट टॉपिक है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो बचपन से पढ़ते चले आए होगे आप। रेन वाटर को आता है हमको, उसको बचा के रख लेना चाहिए, ताकि हमारी इंडिविजुअल नीड के लिए अगर कभी ऐसा हो जाए तो वहाँ पे हम अपना कुछ ना कुछ रेन वाटर का जो स्टोर पानी है उसको यूज़ करके अपनी डे टू डे नीड को कम कर सकें, ठीक है। तो यहीं पे था आपका चैप्टर, और यहीं पे और लास्ट यहाँ पे आपको वाटर स्केर्सिटी है। वाटर स्केर्सिटी मतलब होता है कि पानी को कैसे हम कम से, वाटर स्केर्सिटी तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कहीं किसी जगह पे पानी की कमी, अब उसको हमको कंजर्व कैसे करना है, वाटर स्केर्सिटी से बचना कैसे है, वो सारे आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हो, वो सारे वो हैं आपके इस पे पॉइंट्स हैं कि आपको वाटर ढंग से यूज़ करना है, अपना जितना यूटिलाइज हो उतना ही यूटिलाइज़ करो, पानी ज़्यादा खर्च मत करो। और क्या बोलते हैं, जैसे आप नहाते चले जा रहे हो उसमें पानी कितना खर्च होता चला जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी अपने नियर बाय वाटर बॉडीज़ में भी जब घर से निकालते हो उससे पोल्यूट भी होता है। तो ये सारी थी आपका चैप्टर इस पे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और अपने साथ अपनी पढ़ाई करते रहो और अपना टॉपिक अच्छे से क्लियर करते जाओ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर।